नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल में। मैं अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिट कौन इशू कर सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कि दोनों? हु कैन इशू रिट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बोथ? तो आप कहेंगे कि दोनों रिट इशू कर सकते हैं, हाई कोर्ट 226 में और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में से किसके पास शक्ति ज़्यादा है रिट इशू करने की, या कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, जब 226 का पावर हाई कोर्ट यूज़ कर रही है तो वो ज़्यादा शक्तिशाली है, या आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स यूज़ कर रही है तो वो ज़्यादा पावरफुल है या शक्तिशाली है? तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम आर्टिकल 226 और 32 को समझेंगे और ये भी बताएंगे हम आपको कि आर्टिकल 32 और 226 में कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कहता है आर्टिकल 32। रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। सब क्लॉज 1, द राइट्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। यहाँ पे जो दिस पार्ट की बात हो रही है वो फंडामेंटल राइट के पार्ट्स की बात हो रही है। फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को उपयोग करते हुए कोई व्यक्ति उसके इन्फोर्समेंट के लिए दिस पार्ट में जो कहा गया है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 1 कहता है। सब क्लॉज 2 ये कहता है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part। आर्टिकल 32 के सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिट ऑर्डर इशू कर सकता है, डायरेक्शंस इशू कर सकता है, 5 तरह के रिट्स को इशू कर सकता है अगर इन आपकी राइट्स का वॉयलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है। व्हेनेवर पार्ट 3 में जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी थी उनका अगर वॉयलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट इशू कर सकता है। वो 5 रिट हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्टिररी। सब क्लॉज 3 ये कह रहा है कि आर्टिकल 32 के सब क्लॉज 2 में जो 5 तरह की रिट्स इशू करने के पावर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं, पार्लियामेंट चाहे तो वो पावर किसी भी कोर्ट को दे सकता है अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए। पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वह किसी कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के इशू करने वाली ये 5 रिट्स के अधिकार दे सकता है। सब क्लॉज 4 ये कहता है द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सब क्लॉज 4 ये कहना चाहता है कि फंडामेंटल राइट्स के जो राइट्स हैं और कोर्ट मूव करने का जो आपका राइट है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट मूव करने का, वो सस्पेंड नहीं हो सकता अनटिल अनलेस उन्हें सस्पेंड किया गया है पार्लियामेंट द्वारा, जैसे कि इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जाता है। पहला सेलिएंट फीचर ये है आर्टिकल 32 का, पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स बताई गई हैं, अगर उनके अधिकारों का हनन होता है, उन फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है स्टेट द्वारा, इन दैट केस जिस व्यक्ति के राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है अपने उन आर्टिकल्स के वॉयलेशंस के लिए, अपने उन राइट्स के वॉयलेशंस के लिए, और कोर्ट से डायरेक्शंस इशू करा सकता है, 5 तरह की रिट इशू करा सकता है कि आप जो मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, उनके विरुद्ध, स्टेट के विरुद्ध आप एक कोई रिट दीजिए, कोई फॉर्मल ऑर्डर दीजिए जिससे मेरे अधिकारों का हनन ना हो और जो मेरा अधिकार है वो मुझे मिल सके। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स की पावर रिट इशू करने के लिए। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स। सब क्लॉज 1, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में जो लिखा है उसके अलावा एवरी हाई कोर्ट शैल हैव पावर, हर हाई कोर्ट के पास ये पावर है, थ्रू आउट द टेरिटरीज इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइज जुडिक्शन, टू इशू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग इन एप्रोप्रिएट केसेस एनी गवर्नमेंट within those territory directions, orders or writs including writs of the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari or any of them for the enforcement of any right conferred by part 3 and for any other purpose। आर्टिकल 226 का क्लॉज 1 ये कह रहा है कि 32 में जो पावर्स दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट इशू करने के लिए, उन रिट इशू करने का पावर हाई कोर्ट के पास भी है। हाई कोर्ट भी किसी व्यक्ति को, किसी स्टेट को या फिर किसी गवर्नमेंट को, जहां उसके स्टेट में जिस जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट्स हैं, उन हाई कोर्ट्स में
उन जुरिस्डिक्शन में, उस स्टेट में अगर किसी व्यक्ति के राइट्स का वॉयलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है, इन दैट केस हाई कोर्ट चाहे और हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। वो 5 तरह की रिट फिर से मैं आपको बता दूं, हैबीस कॉर्पस, मैंडेमस, सरसरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। अब 226 को जब भी कोई व्यक्ति पढ़ता है आर्टिकल 32 के साथ, और जब भी हम ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 32 बड़ा है या 226 बड़ा है, तो आर्टिकल 226 का जो सब क्लॉज 1 है वही क्लॉज 1, आर्टिकल 32 और 226 को जब भी हम पढ़ते हैं, क्लॉज 1 को पढ़ते हैं, क्लॉज 2 को पढ़ते हैं, तो हम लोग इसको थॉरोली पढ़ते हैं और हम जब इसका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 32 बड़ा है या 226 बड़ा है, तो उसका आंसर क्लॉज 1 में ही मिलता है। क्लॉज 1 में जो आखिरी में शब्द कहा गया था कि एनी ऑफ देम फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट थर्ड एंड फॉर एनी अदर पर्पस, यहां पर फॉर एनी अदर पर्पस भी ऐड किया गया है। पार्ट थर्ड में जो राइट्स दी जा रही हैं उनके अगेंस्ट में तो हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है, जो 5 रिट्स मैंने आपको बताई थी। इनके अलावा भी, पार्ट थर्ड के वायलेशन के अलावा भी ये 5 तरह की रिट को इशू किया जा सकता है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा लीगल राइट्स के लिए भी 5 तरह की रिट इशू करने का पावर हाई कोर्ट्स के पास में है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था जब हमने आर्टिकल 32 को पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं 226 का क्लॉज 2। The power conferred by clause 1 to issue directions, orders or writs to any government, authority or person may also be exercised by any high court exercising jurisdiction in relation to the territories within which the cause of action wholly or in part arises for the exercise of such power, notwithstanding that the seat of such government or authority or the residence of such person is not within those territories। अगर किसी दूसरी टेरिटरी में यहाँ पर कोई भी राइट का वायलेशंस हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। आर्टिकल 226 का क्लॉज 3 ये कहता है, वेयर एनी पार्टी अगेंस्ट हुम एन इंटरिम ऑर्डर वेदर बाय वे ऑफ इंजंक्शन और स्टे और इन एनी अदर मैनर इज मेड ऑन और इन एनी प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू अ पिटिशन अंडर क्लॉज 1 विदाउट ए furnishing to such party copies of such petition and all documents in support of the plea of such interim order and giving such party an opportunity of being heard, make an application to the High Court for vacation of such order and furnishes a copy of such application to the party in whose favor such order has been made or the counsel of such party, the High Court shall dispose the application within a period of 2 weeks from the date on which it is received, for the date of which the copy of the such application is so furnished। यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकल यूज में बता दें कि जब भी मान लीजिए कि आप स्टे ऑर्डर के लिए जा रहे हैं, आपको रिट इशू कराने के लिए हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अब आप हाई कोर्ट के पास जाते हैं इमीडिएट अर्जेंसी में और आप हाई कोर्ट के कहते हैं कि साहब आप ये रिट इशू कीजिए। एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए नगर निगम आपके घर पे बुलडोजर लेकर खड़ा हुआ है, अब आपका घर तोड़ने के लिए नगर निगम आ गया है और आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपका घर जो आपने बनाया है वो विद परमिशन बनाया है, आपकी सारी परमिशन है, और फिर भी नगर निगम आपका घर तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर बाहर खड़ा है, तो अब आप आर्टिकल 226 के लिए सीधे आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे और आप स्टे ऑर्डर मांगेंगे कि नगर निगम आपका घर ना तोड़े। इन दैट केस अर्जेंसी के कारण हाई कोर्ट जो है आपकी पिटिशन की सुनवाई करेगी और उन्हें लगता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपके पास बिल्डिंग परमिशन है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, और वो उस ऑर्डर को जो नगर निगम ने आपके घर को तोड़ने के लिए कहा था उसको स्टे कर देती है और नगर निगम के जो काउंसिल है, नगर निगम को नहीं सुना जाता है और आपको स्टे कर दिया जाता है। इन दैट केस नगर निगम 2 हफ्ते बाद वेकेटिंग द स्टे, आपके जो स्टे मिला था उसके वेकेशन के लिए, उसको खत्म करवाने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकता है और कहेगा कि मुझे सुनवाई का अवसर दिया जाए, मुझे अपना पक्ष रखने दिया जाए कि मैं इनका घर क्यों तोड़ रहा था, और मुझे कॉपी प्रोवाइड करी जाए उस पिटीशन की जिस पिटीशन में ये ऑर्डर हुआ है। अगर हम सरल शब्दों में समझे तो क्लॉज 3 ये कहना चाह रहा है कि वेकेशन ऑफ स्टे के लिए जब भी आर्टिकल 226 में किसी व्यक्ति को स्टे मिलता है स्टेट के अगेंस्ट में, तो स्टेट के पास ये राइट है कि वो स्टे को वैकेट कराने के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकती है हाई कोर्ट में, और विद इन 2 वीक्स वो जिस एप्लीकेशन पर, जिस पिटीशन पर स्टे मिला था उसकी कॉपी मांग सकती है आपसे जिसमें आपको स्टे मिला है। क्लॉज 4 ये कहता है, द पावर कन्फर्ड ऑन अ हाई कोर्ट ऑन दिस आर्टिकल शेल नॉट बी इन डेरोगेशन ऑफ द पावर कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 32। दोनों के पावर्स अलग हैं, दोनों के पावर सिमिलर हैं और दोनों अपना अपना जुरिस्डिक्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है या आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है, तो उसको हमने समझा कि क्लॉज 1 226 का ये बताता है कि हाई कोर्ट्स के पास ज्यादा पावर है, क्योंकि हाई कोर्ट्स जो 5 तरह की रिट्स हैं, हैबीस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टोरेरी,
उनको इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के लिए, पार्ट 3 की वॉयलेशन के लिए, एंड साथ साथ एनी अदर पर्पस, जो आखिरी की लाइन है उसको अंडरलाइन कर लीजिए आपकी बैरक में, एनी अदर पर्पस यानी कि लीगल राइट्स के लिए भी हाई कोर्ट चाहे तो 5 तरह की रिट इशू कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट इशू नहीं कर सकती। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को, कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा है। धन्यवाद।